Okay, what we have done yesterday, एक मिनट थोड़ा क्लियर करता हूँ इसको, साइज चेंज कर देता हूँ. देखो, yesterday what we have done, we had started with OSI model. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ लेयर्स को कंप्लीट किया था, लाइक फॉर एग्जांपल ऑन लेयर नंबर 7, ओके, वी हैव आवर एप्लीकेशन लेयर. ऑन लेयर नंबर 6 हमारा प्रेजेंटेशन लेयर था, प्रेजेंटेशन. Then we have 5, that is a session layer. 4, we have a transport. 3, we have a network layer. 2, data link. And finally we have a physical layer. ठीक है, आज ये बाकी के लेयर्स कंप्लीट कर लेंगे. वी वर एट दिस पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, तो देखो, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि एप्लीकेशन लेयर क्या होता है. एप्लीकेशन लेयर इज द यूजर इंटरफेस इन बिटवीन द यूजर एंड द नेटवर्क. क्लियर? if a user wants to see a website or it wants to download a file from internet, ठीक है, application helps the user just has to submit the request, and application layer is going to sit there, go to the destination server, communicate with it in the language of like the networking languages using HTTP or HTTPS protocol. That's all the responsibility of application layer. Okay, we are not responsible of creating HTTP HTTPS queries, right, verifying whether the website is genuine or not. जैसे कि बैंक की वेबसाइट होती है, HTTPS का सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे, तो वो सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना है, सब कुछ एप्लीकेशन करता है, हम नहीं करते. और एप्लीकेशन हमें एकदम सिंपल तरीके से बता देता है कि वेबसाइट जेन्यून है या नहीं है, एक ग्रीन या रेड कलर के मार्क्स से. या फिर एप्लीकेशन बाकी की चीज़ें कर लेता है हमारे लिए, जैसे कि एप्लीकेशन जो वेबसाइट है डेस्टिनेशन सर्वर से डाउनलोड करना. अभी ये HTML CSS या तो जावास्क्रिप्ट की कोड्स होती है नॉर्मली, या एंगुलर होगा वहाँ पे यूज. इस कोड को कंपाइल करना और यूजर इंटरफेस में कन्वर्ट करना, एक यूजर अंडरस्टैंडेबल वेबसाइट. जैसा कल हमने गूगल का सोर्स कोड देखा था, राइट? तो गूगल का सोर्स कोड देख के हम लोग नहीं समझ सकते कि ये एप्लीकेशन कैसे रिजल्टिंग दिखेगा कैसे. we will have to actually compile that code, and then we can see the resulting output of it in a web browser. ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा कि यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे हम जो भी हमारा डिजायर्ड सर्च मटेरियल है वो वहाँ पे डाल सकते हैं. सर्च बटन होता है, लैंग्वेजेस होते हैं, राइट? ठीक है, सो एप्लीकेशन लेयर सिंप्लीफाइज द एक्सेस टू द नेटवर्क by taking the complex things towards itself. Okay, and now application layer के बाद था presentation layer. It can encrypt, it can compress, it can translate your data from a high level data into a lower language data, the system understandable language. Session layer takes care कि the data that you are exchanging, that you are communicating, doesn't goes to other applications. It goes to actually that same session from where the data was requested. Clear? Next we came to transport layer. अभी ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी क्या है, कोई बताएगा? सेगमेंटेशन. ओके, द फर्स्ट थिंग इज सेगमेंटेशन, वी कैन एक्सेप्ट इट. उसके अलावा वो एंड टू एंड डेटा ट्रांसफर करता है. एंड हाँ, एंड टू एंड, लेकिन उसमें हमने डिस्कस किया था ना कुछ और भी पॉइंट्स है. TCP एंड UDP है ना. अभी आपका डेटा जो ट्रांसमिशन आपने करना है सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक का भेजना है, तो कौन से तरीके से भेजना है? TCP वाला तरीका बेटर होगा, UDP इज बेटर, राइट? तो हमने कल भी डिस्कस किया था. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल is a reliable, it is connection oriented, it slices your data, it has a handshake system, right? And according to the handshake आपके डेटा के पीसेस बनते, स्लाइसिंग होती है, मतलब सेगमेंटेशन होता है. और वहाँ पे सीक्वेंसिंग होती है, सब में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सीक्वेंसिंग के वजह से वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, डेस्टिनेशन को पता चलता है कौन सा पीस मिला कौन सा पीस नहीं मिला, बिकॉज ऑफ सीक्वेंसिंग. दैट इज द प्रॉपर्टी. क्लियर? तो जो रिलायबिलिटी है, जो कनेक्शन ओरिएंटेशन है, जो गारंटी है डेटा ट्रांसफर होगा इन TCP, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सीक्वेंसिंग. हर चीज है सीक्वेंसिंग के वजह से. UDP में सीक्वेंसिंग नहीं थी, इसलिए कोई गारंटी नहीं थी. डेस्टिनेशन को कभी कुछ पता ही नहीं चलता ना कि क्या मिला और क्या नहीं मिला, राइट? तो TCP में सीक्वेंसिंग है, UDP में सीक्वेंसिंग नहीं है. ये चीज जो सीक्वेंसिंग है ना, ये सारा डिफरेंस बनाती है. इमेजिन आई एम सेंडिंग यू सम बॉक्सेस, तो ये बॉक्स 2 3,
and you are receiving on the destination only 2 boxes. So which box was dropped during the communication, you will never be able to understand. मतलब इन तीनों में से कौन सा बॉक्स मिस हुआ ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा बॉक्स लॉस हुआ, ये आपको कभी नहीं पता चलेगा क्योंकि इसको नंबर नहीं है. लेकिन अगर यहाँ नंबर होता था 1 2 3 एंड यू रिसीव 2 and 3, तो डेफिनेटली यू कैन से कि वन वाज मिसिंग ओवर हियर. ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस. टीसीपी में सीक्वेंसिंग होती है, यूडीपी में सीक्वेंसिंग नहीं है, और ये पूरा डिफरेंस बनता है. ये चीज सीक्वेंसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीसीपी एंड यूडीपी. अभी देखो टीसीपी के फैमिली में बहुत सारे प्रोटोकॉल है. टीसीपी इज अ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. टीसीपी, in this way you get guaranteed data delivery to your destination. In UDP you don't get that guaranteed delivery to your destination. Okay, so according to the rules of TCP there are protocols like HTTP, FTP, RDP, SSH. तो बहुत सारे variety of protocols है that follow the way TCP communicates. Clear? Okay, and when we talk about UDP, so there are other protocols like you have some voice over IP protocols, some gaming protocols, then you have DNS, you have few other protocols. like बहुत कम protocols है जो UDP के principles को follow करते हैं. ठीक है, तो TCP के लिए कुछ अलग variety of protocols है, UDP के अंदर भी बहुत variety of protocols है. okay, अभी देखो प्रोटोकॉल को पोर्ट नंबर्स होते हैं, समझ में? ओके, तो जो भी प्रोटोकॉल टीसीपी को फॉलो करने वाले, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इफ यू आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स ऑफ टीसीपी और यूडीपी, ठीक है, तो अगर आप टीसीपी को फॉलो कर रहे हो या यूडीपी को फॉलो कर रहे हो, तो जैसे टीसीपी के केस में एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी, वी नो इट हैज गॉट अ पोर्ट नंबर 80. क्लियर? फिर उसके बाद अभी ये पोर्ट नंबर है, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 है. एचटीटीपीएस भी है, इसका पोर्ट नंबर 443 है. ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पे एसएसएच है, इसका पोर्ट नंबर 22 है. क्लियर? यूडीपी का पोर्ट नंबर, जैसे यूडीपी में फॉर एग्जांपल टीएफटीपी है, टीएफटीपी. ठीक है, दिस हैज गॉट पोर्ट नंबर 69. ओके, I'm not sure about TFTP. Just give me a second, we'll figure out what's the port number of TFTP. So we'll have to launch it over here, Firefox. Now in here TFTP. It uses port number 69. Okay, UDP port 69. वैसे मैं आपको है ना आफ्टर दिस लेक्चर एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा आपके ग्रुप के ऊपर. ओके, एंड देयर यू विल फाइंड ऑल द पोर्ट नंबर्स ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी जो कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल्स है. इनको मेमोराइज करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, आपको मेमोराइज करना है. एंड इन फ्यूचर इन योर ड्यूरिंग योर वर्किंग करियर यू आर रेगुलरली गोइंग टू यूज दीज थिंग्स. ओके, तो टीएफटीपी का पोर्ट नंबर 69 है. सिमिलरली आपके पास डीएनएस है जिसका पोर्ट नंबर 53 है. क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास टीसीपी के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जो टीसीपी के रूल्स को फॉलो करते हैं. ये सारे प्रोटोकॉल्स भी पहले हैंडशेक करने वाले और फिर ये डेटा को जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो सीक्वेंसिंग, सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू हैंडशेक ये करने वाले. यूडीपी वाला सिस्टम जो है ये लोग कोई हैंडशेक वगैरह करते नहीं है, कोई सीक्वेंसिंग नहीं होता है डेटा के ऊपर. तो देखो टीसीपी को भी एक नंबर होता है, ये जो इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स है इनको पोर्ट नंबर है. तो ये जो HTTP है, HTTPS है, SSH है, और ये जो पोर्ट नंबर्स है ये सारे प्रोटोकॉल्स के, दे वर्क एट ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर वर्क करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर. HTTP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. ओके, बट द एड्रेसिंग ऑफ HTTP इज एट ट्रांसपोर्ट लेयर. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा स्टार्टिंग में रियलाइज करना कि यार HTTP इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल लेकिन इसका पोर्ट नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, ये क्या है? मतलब डोंट बी वरीड, धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल्स की तरफ जाओगे एंड स्पेसिफिकली जब आप फायरवॉल के रूल्स वगैरह डिफाइन करने वाले हो यहाँ पे, तो वो टाइम पे आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी. बट रिमेंबर HTTP प्रोटोकॉल वर्क्स एट योर एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, इट इज नॉट वर्किंग एट ट्रांसपोर्ट लेयर बट इट्स एड्रेसिंग, HTTP का एड्रेस जो है, ये जो पोर्ट नंबर है, दैट इज वर्किंग एट ट्रांसपोर्ट लेयर. क्लियर? लेकिन TCP के पास भी एक प्रोटोकॉल नंबर होता है. अभी HTTP का ये जो 80 है ना, इसको पोर्ट नंबर बोलते हैं. TCP के पास रहता प्रोटोकॉल नंबर. समझ में? तो TCP का होगा प्रोटोकॉल नंबर और TCP का प्रोटोकॉल नंबर 6 है.
यूडी का प्रोटोकॉल नंबर 17 है, क्लियर? तो इफ वी लुक इनटू प्रोटोकॉल नंबर्स, प्रोटोकॉल नंबर्स, ओके, तो हम आईना की वेबसाइट पे जाएंगे, aina.org। पहले ही वेबसाइट तुमको आईना का ही मिलने वाला है। जस्ट ओपन दिस इन अ न्यू टैब और सारे प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे लिस्टेड दिखेंगे, ओके। तो इफ आई स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे सब में पहला हॉप ऑप्ट, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोटोकॉल ICMP जो आप यूज करते हो ना, पिंग करते हो, पैकेट इंटरनेटवर्क ग्रुप, उसके नीचे होता है ICMP, इंटरनेट कनेक्ट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पे है ना TCP है, प्रोटोकॉल नंबर 6, ICMP प्रोटोकॉल 1 है, ठीक है। IP वर्जन 4, ये प्रोटोकॉल का जो नंबर है 4 है, ठीक है। और सिमिलरली प्रोटोकॉल नंबर 17 देखेंगे हम, UDP है। अगर किसी को पता है बाकी चीजें जैसे EIGRP, OSPF, तो EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर 80 होता है। अगर मैं EIGRP बताऊं ना आपको, EIGRP इज 80, आई एम सॉरी, EIGRP इज नॉट 80, हाँ 88 है। EIGRP is using protocol number 88 and OSPF जो है, ठीक है, it is using protocol number 89, open shortest path first, okay। So RIP का प्रोटोकॉल नंबर नहीं होता है, RIP uses TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो RIP इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। ये जो ऊपर वाले है ना, प्रोटोकॉल नंबर 6 जो है TCP, इसी के अंदर उसको एक पोर्ट नंबर मिलता है 520, ओके। तो बेसिकली इफ यू लुक इनटू दिस, तो आपके पास दो चीजें होती है, एक तो प्रोटोकॉल नंबर होता है, तो पिंक में मैं लिख रहा हूँ प्रोटोकॉल नंबर। अभी देखो, एक प्रोटोकॉल नंबर एक्चुअली है ना इज ये जो मेन प्रोटोकॉल नंबर होता है, पहली बात, हर एक डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल के लिए एक नंबर मिलता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कंपैरिजन विद यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। दो अलग अलग तरीके हैं डेटा को एक्सचेंज करने के, राइट। तो इन दोनों के पास, सिंस ये दो डिफरेंट तरीके हैं, इनके पास अपने अपने प्रोटोकॉल नंबर है। लेकिन TCP वाला तरीका बहुत सारे और भी सब प्रोटोकॉल से उसी कैटेगरी में यूज करते हैं, तो उनको मिलता है पोर्ट नंबर, ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के जो प्रिंसिपल्स है, जो यूज की करने वाले, उनको मिलने वाला है पोर्ट नंबर, ठीक है, क्लियर। तो ये दो चीज याद रखना। और पोर्ट नंबर एक्चुअली क्या होता है? पोर्ट नंबर, ठीक है, इज द एड्रेस ऑफ एप्लीकेशन इनसाइड योर कंप्यूटर। अभी इमेजिन करो ये पोर्ट नंबर क्यों इतना जरूरी है, हम इसके ऊपर क्यों इतना डिस्कशन कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। लेट्स इमेजिन, एक इमेजिन करो एक सिनेरियो कि आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड, ओके, स्टेइंग इन सम होटल इन पुणे, आई वांट टू मीट हिम। तो एक फ्रेंड ने मेरे को एड्रेस दिया कि आई एम स्टेइंग इन सम ली मैरियट वगैरह कोई तो भी होटल में वो स्टे पे है। तो व्हेन आई गो टू दैट होटल, वेयर शुड आई फाइंड हिम? मतलब उसका रूम नंबर नहीं पता है मेरे को, राइट। और वो कौन से नाम से वहाँ पे बुक किया उसने रूम, उसके नाम से बुक किया है या उसके फैमिली मेंबर के नाम से बुक किया है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। क्या मैं एवरी डोर पे जाके नॉक करके पूछूं इज माय फ्रेंड ओवर देयर? समझ में? तो क्या हर डोर को नॉक करके मैं पूछूं कि वैभव है क्या नहीं है वहाँ पे, राइट। तो बेसिकली अगर उसने मेरे को शेयर कर लिया रहता कि इन ली मैरियट इज इन रूम नंबर 401, तो आई कुड हैव डायरेक्टली एंडेड ऑन रूम नंबर 401 टू फाइंड हिम। तो सिमिलरली व्हेन आई वांट टू एक्सेस दिस सर्वर, तो बेसिकली हियर इट इज अ सर्वर, ठीक है। एंड दिस इज अ वर्क स्टेशन। वर्कस्टेशन इज एनी नॉर्मल कंप्यूटर रनिंग Windows 7, Windows 10, योर लैपटॉप और एनीथिंग, ठीक है। इसको टेक्निकली वर्कस्टेशन बोलते हैं और ये सर्वर है। तो एनी वर्कस्टेशन व्हेन इट वांट्स टू एक्सेस अ वेबसाइट ऑन अ सर्वर, ठीक है। सो दिस वर्कस्टेशंस वेब ब्राउजर नोस की वेबसाइट इज गोइंग टू स्टे ऑन पोर्ट नंबर 80, क्लियर, या पोर्ट नंबर 443, depending on what kind of communication we are doing. If we are going to do a simple plain text communication, it is port number 80, and if we are using encryption,
we are using certificate authentication systems, then it is going to be port number 443. Okay? But if this workstation is going to access my FTP, the FTP uses port number 21. Clear? So basically all the applications that stay in this server, okay, depending on the way they are going to communicate on the network, they have different addresses. Port number is that address of that application inside the computer. So when this workstation wants to access some resource from the server, so different application reside on different port, and this workstation can be instructed to go onto that specific port to access that application. Clear? Okay. ये कंसेप्ट समझ में आया ना यहाँ तक का? ये पोर्ट नंबर क्या है, प्रोटोकॉल नंबर क्या है, और ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि पोर्ट नंबर एग्जैक्टली क्या होता है. देखो, आपके कंप्यूटर तक का ट्रैफिक आपके आईपी एड्रेस से पहुंच जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं. ठीक है, आईपी एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर. But what about the application inside a computer? Within a computer, you can have 50 or 100 application installed. Okay? The data actually is meant for one specific application. So how is the data going to go to that application? With the help of port numbers. Clear? So if you understood up to this point, please mention yes on the chat. कोई queries रहेंगे तो पूछ सकते हो. ये समझ में आया रहेगा तो chat पे yes लिख दो. अच्छा प्रशांत, I'll explain physical port. ठीक है, let's go back. अभी देखो, physical port is actually that network adapter, network interface, ठीक है, using which this computer can present itself on the network. तो देखो, ये कंप्यूटर के ऊपर पीछे एक एरिया होगा जहाँ पे वो नेटवर्क केबल कनेक्ट होगा. तो उस नेटवर्क केबल को कनेक्ट करने के लिए वहां पे एक पोर्ट होगा. अभी वो जो पोर्ट होता है वो RJ45 का फीमेल जैक होगा वहां पे, राइट? तो बेसिकली आपका जो केबल है, आपका जो RJ45 कनेक्टर है, आके इस पोर्ट पे कनेक्ट होगा. तो पोर्ट इज दैट like that physical interface on which you connect your cable. ठीक है, so that can be called as physical port. Okay, these are logical, all these things are logical. Okay, if you see your computer, if you just open all the screws, if you deassemble the entire computer, you will not be able to see HTTP, HTTPS. Okay, Windows 7 फॉर एग्जाम्पल, या तो फिर आपके पास कोई डेटा होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हार्ड डिस्क पूरा खोल दोगे तो Windows 7 कहीं पे कोई रखी हुई चीज नहीं होंगी जो दिखेंगी वहां पे, है ना? तो Windows 7 या Windows 8, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, दिस इज इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन प्लेटर्स पे स्टोर होती है मैग्नेटिक फॉर्म में. क्लियर? तो वैसे ये प्रोटोकॉल से HTTP, HTTPS, ये लॉजिकल स्टफ है, ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन है, और इसको हम यूज करते हैं. ठीक है, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए. तो याद रखना, प्रोटोकॉल का पर्पस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में. प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है, दे आर गोइंग टू हेल्प यू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन. ठीक है, different protocol have different rules. Some protocols are more secure, reliable. The other protocols are not secure, reliable. और एक बात याद रखना, TCP के केस में मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है TCP सिक्योर है, UDP सिक्योर नहीं होता है. कुछ नहीं है ऐसा. ना TCP सिक्योर है, ना UDP सिक्योर है. ओके, सिक्योरिटी है ही नहीं पॉइंट TCP और UDP के कंपैरिजन में. ठीक है, तो रिमेंबर दिस, TCP के अंदर एक प्रोटोकॉल है HTTP, दूसरा प्रोटोकॉल है HTTPS. ये लोग सिक्योर है या नहीं है, ये इस चीज के ऊपर आप डेफिनेटली कर सकते हो एक आर्ग्यूमेंट. लेकिन TCP या UDP दोनों में किसी में भी सिक्योरिटी नहीं है. ओके, TCP के विद इन जो सब प्रोटोकॉल है HTTP या HTTPS, इसमें HTTP नॉन सिक्योर है, HTTPS सिक्योर है. क्लियर? सो आई होप ट्रांसपोर्ट लेयर के दोनों प्रोटोकॉल्स क्लियर हुए. ठीक है, I'll just erase a few things over here and then we'll proceed further. Okay. ठीक है, so we'll be back and transport layer को discuss करते हैं. So basically this was my file. There is some data that wants to be transported. Imagine karo I'm going to use TCP, transmission control protocol, to send this file from my computer to another computer. So obviously there will be three-way handshake, and according to that three-way handshake, the file will be sliced
into smaller pieces. ठीक है, this is piece number 1 2 3 4. अभी पीस नंबर 1 को हम फोकस कर रहे हैं, इस पीस को, ये पीस नंबर 1 है। अभी इसके ऊपर है ना ट्रांसपोर्ट लेयर का एक हेडर लगेगा। अच्छा, एक चीज करता हूँ मैं, यहाँ पे पीस नंबर 1 की बात करता हूँ। पीस नंबर 1, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर का एक हेडर होगा, ओके, जिसके अंदर अगर सीक्वेंस नंबर है, अभी ये तो एक्चुअली डेटा होगा ना, द ट्रुथ इज दिस कि इसके अंदर कुछ 1 नहीं लिखा होगा, यहाँ पे अंदर आपका डेटा होगा, तो देयर वुड बी समथिंग लाइक दिस 1 1 0 0 1 0 1 1, ऐसा कुछ तो भी डेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना डेटा था, इसका सीक्वेंस नंबर 1 इसके ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में आएगा। ठीक है, साथ में सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। अभी देखो, आप अपने कंप्यूटर से डेस्टिनेशन को एक्सेस कर रहे हो, तो ये आपका वर्क स्टेशन है, दिस इज अ लैपटॉप या कंप्यूटर, एंड यूजिंग दिस यू आर कनेक्टेड आउट टू दिस सर्वर। ठीक है, तो हियर वी हैव अ सर्वर 1, okay, and we are connected out to this server from this workstation. Okay, so you have a web browser. When you start that web browser, जब आप वो वेब ब्राउजर स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एक टैब है उसके अंदर, ओके, मोजिल्ला का एक टैब है, तो इस टैब को एक पोर्ट नंबर मिलेगा। अभी 60,000 से लेके 65,000 वाले जो पोर्ट्स है वो फ्री होते हैं, वो कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकता है। तो मोजिल्ला के इस टैब को रैंडमली एक पोर्ट नंबर असाइन किया जाएगा, लेट्स से 61,300। सो दिस इज द पोर्ट नंबर। तो बेसिकली आप जब रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, या तो फाइल यहाँ से मूव कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो अपने सर्वर पे, ये गूगल का लेट्स से गूगल ड्राइव है और अपने कंप्यूटर से हम फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो सोर्स जो मेरा है ना 61,300 है, और जो मेरा डेस्टिनेशन होगा वो पोर्ट नंबर 443 होगा। ये गूगल को हम 443 पे एक्सेस करते हैं ना, तो 443 पे जा रही है फाइल, और अकॉर्डिंगली वो उसका जो HTTP एप्लीकेशन है वो फाइल को लेगा और अपने पास कहीं तो भी स्टोर कर देगा, जैसा गूगल ने उसको इंस्ट्रक्ट किया, कॉन्फ़िगर किया। क्लियर? अभी इमेजिन करो आप गूगल की वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे, यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किया मुझे वेबसाइट चाहिए, तो आपका जो एप्लीकेशन है उसके पोर्ट का नंबर है 61,300। क्लियर? तो मोजिल्ला का एप्लीकेशन का नंबर है, पोर्ट नंबर यहाँ पे अभी हो सकता है मेरे कंप्यूटर पे 61,300 है, आपके कंप्यूटर पे हो सकता है 64,000 है। क्लियर? तो ये डिफरेंट होते हैं, हर टाइम चेंज होंगे। यही कंप्यूटर पे ये बंद होकर स्टार्ट हुआ ना मोजिल्ला वापस है, तो उसको पोर्ट नंबर ऐसा मिलेगा जो दूसरा कोई एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा, रैंडम होता है ये। ओके, तो अगर मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट किया सर्वर 1 को कि मुझे वेबसाइट चाहिए, तो सर्वर 1 मुझे वेबसाइट देगा ना, तो डेस्टिनेशन पोर्ट 61,300 पे, क्योंकि एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट किया आपको वेबसाइट, तो 61,300 वाले एप्लीकेशन ने आपको वेबसाइट एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया। ओके, अभी एक चीज, तो अगर आप ये सोचोगे यार पोर्ट नंबर दिया जा रहा है एप्लीकेशन को, तो सेशन आईडी क्यों दिया जाता है? अभी देखो मोजिल्ला के अंदर जैसा ये टैब 1 था, मोजिल्ला के टैब 2 को भी सेम नंबर होगा 61,300, पर इनके सेशन आईडी अलग होंगे, दोनों टैब्स के सेशन आईडी अलग होंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन को मिलता है पोर्ट नंबर, एप्लीकेशन के अंदर सब प्रोसेसेस होती है बहुत सारी, ठीक है, उनके ना सेशन आईडीज चेंज हो जाते हैं। क्लियर? ओके, तो हर एक एप्लीकेशन के अंदर जो एक प्रोसेस रन होगा उसको एक अलग सेशन आईडी मिलेगा, एक यूनिक सेशन आईडी मिलेगा, जो दूसरे प्रोसेस को नहीं मिलने वाला है। क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली इसलिए सेशन लेयर की भी जरूरत है हमें। तो बेसिकली यहीं से अगर मोजिल्ला से मैंने फेसबुक को भी एक्सेस करना है, तो मोजिल्ला का जो पोर्ट नंबर है 61,300 है, तो फेसबुक से भी रिप्लाई आ रहा है 61,300 को, और गूगल से भी रिप्लाई आ रहा है, टैब 1 में गूगल का रिप्लाई है, टैब 2 में फेसबुक का रिप्लाई है। तो दिस इज कम्युनिकेशन विद गूगल, दिस कम्युनिकेशन इज विद फेसबुक। इन बोथ द केसेस जो आपका पोर्ट नंबर है 61,300 है, और जब रिप्लाई आएगा आपके मोजिल्ला के पास, तो मोजिल्ला ने कंफ्यूज नहीं होना है टैब 1 का डेटा या टैब 2 का डेटा है। मोजिल्ला क्या करेगा, डेस्टिनेशन सेशन आईडी देखेंगे, और अकॉर्डिंगली ये दोनों के पास अलग अलग सेशन नंबर रजिस्टर्ड होंगे। तो लेट्स इमेजिन इसका सेशन नंबर 71 है, इसका सेशन नंबर 125 है, तो अभी सेशन आईडी से हम डिफाइन कर सकते हैं डेटा टैब 1 का है या टैब 2 का है, क्योंकि जिस किसी सेशन ने रिक्वेस्ट किया होगा तो वहां से सोर्स सेशन आईडी होगा, रिप्लाई में डेस्टिनेशन बन जाता है वही नंबर। ओके, क्लियर? और फाइनली एक लास्ट चीज ये होंगी, ये जो डेटा है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ये जो डेटा है, इतना डेटा,
इस डेटा के ऊपर हम लोग एक है ना एक हैशिंग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं टेक्निकली चेकसम। ये चेकसम हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक और एक चीज आएंगी चेकसम, ठीक है। तो एक चेकसम की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होने वाली है। तो बेसिकली चेकसम क्या होता है, जब आप डेटा सेंड कर रहे हो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का, तो सोर्स कंप्यूटर के ऊपर डेटा के ऊपर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो चेकसम के फील्ड में जाके स्टोर कर दोगे। डेस्टिनेशन कंप्यूटर जब डेटा को रिसीव करता है, वो कंप्यूटर भी अपने यहाँ पे सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन उस डेटा के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा और जो रिजल्टिंग वैल्यू है उसको चेक करेगा टू द ओरिजिनल वैल्यू जो हमने सेंड किया था डेटा के साथ। अगर ये दोनों वैल्यू मैच हो जाते हैं तो डेटा इंटीग्रल है, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ या तो फिर वो मॉडिफाई नहीं हुआ या तो फिर लॉस नहीं हुआ ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ओके, अगर ये वैल्यूज मैच नहीं होती है तो टीसीपी कम्युनिकेशन में रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है, प्लीज रीसेंड द पैकेट, क्योंकि जो पैकेट मैंने रिसीव किया था वो करप्ट है, ठीक है। तो टीसीपी के केस में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये वाला पैकेट फिर से भेजो। यूडीपी में नहीं होगा कुछ, यूडीपी में ये चेकसम अगर फेल हुआ तो ये पैकेट ड्रॉप हो गया, और ये चेकसम अगर पास हुआ तो भी ये पैकेट प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। सो वापस एक बार, चेकसम आपके डेटा के ऊपर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। डेटा भेजने के पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म करो। जैसा कि इमेजिन करो मैं एक दुकान में हूँ, आपने मुझे एक ऑर्डर दिया था, राइट। तो जो आपकी लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसको मैं एक बिल पे लिख दूंगा, और वो मटेरियल आप तक भेजने से पहले मैं वो बिल के ऊपर, ठीक है, वेरीफाई करूंगा वाइल लोडिंग द मटेरियल इनटू दैट टेम्पो या ट्रक। मैं वेरीफाई करूंगा कि क्या सारी चीजें प्रॉपर है। टेम्पो ड्राइवर के साथ ये बिल मैं आप तक का फॉरवर्ड करूंगा। आप जब अनलोड कर रहे हो ना वो ट्रक को, तो आप वो बिल के साथ कंपेयर करोगे व्हाट इज गेटिंग अनलोडेड। अगर कोई चीज मिस हो रही है वहां पे अनलोड के वक्त, तो अकॉर्डिंगली आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, ये रीसेंड करो, ये एक्चुअली नहीं आया। क्लियर। सो बेसिकली ऐसे ही होता है चेकसम। तो चेकसम हमें हेल्प करता है ताकि हम वेरीफाई कर सके कि हमारा डेटा ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द पैकेट कहीं पे लॉस तो नहीं हुआ, ठीक है। एंड फाइनली अभी ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पे ट्रेलर आएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का ट्रेलर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। ट्रांसपोर्ट लेयर सब में पहला आपके लिए सेगमेंटेशन करेगा, डेटा के पीसेस करने वाला है। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एप्लीकेशन टीसीपी या यूडीपी के जरिए ये ट्रांजैक्शन करेगा, डेटा को ट्रांसपोर्ट करेगा। टीसीपी और यूडीपी दो अलग अलग तरीके हैं डेटा को मूव करने के नेटवर्क में, ठीक है। टीसीपी रिलायबल है, टीसीपी में कनेक्शन ओरिएंटेशन होता है, और टीसीपी में सीक्वेंसिंग होती है। सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ऑफ विच टीसीपी को अपनी लाइक गारंटी वगैरह देने की एबिलिटी मिल जाती है। यूडीपी में सीक्वेंसिंग नहीं होने की वजह से डेस्टिनेशन को कभी पता ही नहीं चलता क्या मिला और क्या नहीं मिला, और फिर यूडीपी एज अ रिजल्ट कनेक्शन लेस है। डेस्टिनेशन कंप्यूटर कभी एक कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता कि वो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं भेज सकता, मेरे को 3 पैकेट्स मिले, 3 बॉक्सेस मिले, बॉक्स नंबर 2 या बॉक्स नंबर 5 मिसिंग है, तो ये कभी डेस्टिनेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उसे पता ही नहीं चलता है। तो UDP on the other side connection less system है, and this all is due to the absence of sequencing in it, ठीक है। तो connection less and it is a non guaranteed system. So based on TCP and UDP, the two different ways of transmission of data in a network, we have many different protocols in the queue. Okay, and next important point is this: after TCP and after UDP, there is a checksum calculation. ठीक है, जो आपका TCP UDP के पोर्ट नंबर असाइनमेंट के बाद एक चेकसम कैलकुलेशन होता है। तो ऑन योर डेटा देयर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड, द रिजल्ट इज स्टोर्ड बिफोर सेंडिंग द डेटा टू द डेस्टिनेशन। व्हेन द डेटा received at the destination verifies if the data is integral or not। तो उसकी इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन होती है with the help of checksum, and if the integrity is not compromised then the data is accepted or it is dropped depending on what is the checksum result। so this is all about transmission control protocol, ठीक है। now next we have one more important layer, that is network layer। okay, should I proceed to network layer? transport layer सबके समझ में आ गया, क्लियर है? क्लियर होगा तो चैट पे यस लिख दो। if everybody is clear, अच्छा ठीक है। okay, so I'll just erase out all these things।
ठीक है, and now we'll go back and talk about network layer. Acha, at this layer what we have one more header at the network layer. So this is the header. In this header we have source IP and destination IP. Clear? So the data wants to go to the destination computer. IP address is the address of a computer. It's a logical address. Clear? ठीक है. So IP address is the address given to a computer. ये एक logical address होता है, and the data with the help of IP address can reach the destiny. Okay, clear? And इस लेयर के ऊपर है ना, यही इंपॉर्टेंट चीज होती है. इसके अलावा एक और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अब भी बात नहीं करेंगे. इट डजंट मेक सेंस. दैट इज TTL. अगर कोई ये सोच रहा है ना, TTL मतलब इसका फुल फॉर्म है टाइम टू लिव. टाइम टू लिव से मतलब आप अगर ऐसा सोच रहे हो, the maximum time the packet should take to reach your destination. For example, अगर पैकेट मेरे कंप्यूटर से निकलता है, गूगल तक का जाने वाला है, तो it should reach in let's say 1 second या half a second. So that is time to live. तो this is wrong. Time to live कुछ अलग चीज होती है. I'll give you a detailed explanation routing के वक्त. हम राउटर के वक्त है ना TTL को डिस्कस करेंगे. तो लेयर 3 पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज है, दो इंपॉर्टेंट चीज है. एक तो सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस है आपके पैकेट का. तो पैकेट जहाँ पे क्रिएट होता है वो सोर्स IP एड्रेस. क्लियर? जैसा आप एक लेटर कहीं पे पोस्ट करना चाहते हो, तो टू एंड फ्रॉम, प्रति, प्रेषक लिखते हैं ना हम लोग, तो ये वैसी चीज है. तो टू इज द डेस्टिनेशन, फ्रॉम इज द सोर्स. सेम यहाँ पे. ओके, सो बेसिकली दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ये पैकेट ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ है, इसकी डेस्टिनी क्या है, और ये पैकेट का TTL कितना होना चाहिए. अगर एक सिंपल लैंग्वेज में TTL को अब भी डिस्क्राइब करूँ, तो TTL सिंपली ये है कि पैकेट कितने राउटर के थ्रू डेस्टिनेशन तक रीच हो सकता है. तो राउटर क्या करता है, आपके पैकेट को रिसीव करता है और फॉरवर्ड करता है, राइट. तो ऐसे कितने राउटर्स होंगे मीडिएटर जो आपके पैकेट को हेल्प करेंगे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, तो वो TTL होता है. क्लियर? और फाइनली आपके पास यहाँ पे नेटवर्क लेयर का ट्रेलर होगा. तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेलर आएगा. दिस विल बी फॉर आवर नेटवर्क लेयर. ओके, तो ये हमारे नेटवर्क लेयर का ट्रेलर है. फिर डेटा जाता है नेक्स्ट लेयर के पास. अभी इन सब चीज़ों को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना इनकैप्सुलेशन ऐड किया. इनकैप्सुलेशन कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पैकेट. ठीक है, जैसा ट्रांसपोर्ट लेयर में इसके पोर्ट नंबर्स या तो फिर चेकसम वैल्यू थी, तो इस डेटा की इंफॉर्मेशन है, राइट. नेटवर्क लेयर में हमारे पास सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP था. सेशन लेयर के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन जैसे कि सेशन IDs की इंफॉर्मेशन थी. तो बेसिकली ये डेटा कौन से सेशन का है, कौन से कंप्यूटर का है, राइट. फिर इसका सीक्वेंस नंबर क्या है, इस इंफॉर्मेशन को हम एनकैप्सुलेशन में, हेडर्स में रखते हैं. तो हेडर और ट्रेलर एनकैप्सुलेशन बन जाता है. ठीक है, एनकैप्सुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन, भूल जाओ उसको. बाद में हम लोग उसको क्लियर करने वाले, कवर करने वाले. CCNA में ये सारी चीजें कवर होती है. ओके, so at the next layer what we have is data link layer, layer number 2. तो basically data link layer पे क्या होगा, आपका source MAC address और destination MAC address. ठीक है, ये होते हैं source MAC address and destination MAC address. क्लियर? अभी source MAC address मतलब अभी देखो आपके पास IP address जैसी एक चीज है जो आपके कंप्यूटर की एड्रेस बनती है, लेकिन ये लॉजिकल एड्रेस होता है. MAC address एक फिजिकल एड्रेस होता है. ओके, तो अगर आप ये सोच रहे हो यार अभी IP एड्रेस था एक कंप्यूटर को, एक तरीके की एड्रेसिंग थी, ये दूसरे तरीके की एड्रेसिंग का जरूरत क्या है, जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये. ठीक है, ये भी अगर आपको क्वेश्चन है तो ट्राई करना, गूगल करना इसको, लेकिन मैं इसको क्लियर करूंगा राउटिंग के वक्त. ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राउटिंग आई विल शो यू हाउ इंपॉर्टेंट इज अ MAC एड्रेस. ठीक है, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ IP एड्रेस. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्लियर? ओके, सो बेसिकली अभी के लिए समझ के रखो, आपके कम्युनिकेशन में दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एड्रेस मिसिंग है तो आपका पैकेट बाहर नहीं जा रहा आपके कंप्यूटर से. ठीक है, ओके. और ये रूल है, अगर आप बोलोगे नहीं कैसे तो बाहर चला गया, नहीं होगा, जाएगा ही नहीं पहली बात. ठीक है, तो आपका कंप्यूटर देखेगा सोर्स MAC एड्रेस, डेस्टिनेशन MAC एड्रेस, सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, और इन अभी तक का जो 6 लेयर को हमने डिस्कस किया, इनकी एक भी लेयर की एक भी फंक्शनैलिटी अगर हो नहीं सकती ना, ठीक है, जितनी फंक्शनैलिटीज को हमने डिस्कस किया इनमें से एक भी फंक्शनैलिटी अगर पॉसिबल नहीं है करना, पैकेट आगे जाएंगे ही नहीं. दैट्स द रूल. ठीक है, तो कोई भी एक लेयर को आप है ना एलिमिनेट नहीं कर सकते उसमें से, हर लेयर को फॉलो करना है. एंड फाइनली यू हैव CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक.
तो बेसिकली सीआरसी का मतलब ये होता है कि अगर यही पैकेट दूसरे रास्ते से इसकी एक कॉपी आई है, ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी एक पैकेट की डुप्लीकेसी होती है और नेटवर्क में दो पैकेट्स अलग अलग रास्ते से, मतलब सेम पैकेट की दो कॉपीज बनी है और वो दोनों कॉपीज किसी अलग अलग रास्ते से हम तक का रीच होंगी, राइट। तो इन दैट केस सीआरसी का चेक भी होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, या यही पैकेट मुझे पहले कहीं से मिला है, ठीक है। और नॉर्मली जो मल्टीकास्ट नेटवर्क्स होते हैं या ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स होते हैं उनमें ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन दैट केस लाइक सीआरसी इज इम्पोर्टेंट। तो डोंट बी वरीड, सीआरसी भी नहीं समझ में आ रहा है, लेटर ऑन अपन इसको कवर करने वाले, देखने वाले। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कोर में हम जा रहे हैं नेटवर्किंग के, ओके। एंड फाइनली ये डेटा लिंक लेयर का ट्रेलर है। दिस इज द ट्रेलर ऑफ डेटा लिंक लेयर, okay. And finally the data, this entire packet with including all the encapsulation। तो यहाँ पे डेटा कितना सा है, डेटा बहुत थोड़ा सा है एक्चुअली, अभी दिख रहा है आपको डेटा इतना, तो यहाँ पे हमारा डेटा है पूरा, ओके। तो हमें दिख रहा है डेटा कि यहाँ पे बहुत कम डेटा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आपका अगर ये डेटा होगा ना, रियल वर्ल्ड अगर कंपैरिजन देखना है ना, ये डेटा है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे इनकैप्सुलेशन होंगे और ये उनके ट्रेलर्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा। मैंने सिर्फ मेरे डायग्राम को जब एक्सप्लेनेशन के वक्त जो बनाया ना, वो बहुत छोटा सा बनाया, ओके। तो बेसिकली डेटा ज़्यादा होता है हमेशा, इनकैप्सुलेशन हमारा जो होता है ना बहुत कम होता है, ठीक है। सो दिस इज ओएसआई मॉडल। और डेटा लिंक लेयर के बाद डेटा जब फिजिकल लेयर पे जाता है, तो फिजिकल लेयर कोई हेडर या ट्रेलर ऐड नहीं करता है। फिजिकल लेयर इस डेटा को, जो लॉजिकल डेटा है वंस एंड जीरोज में है अभी हमारे सिस्टम के अंदर रैम के ऊपर या तो फिर अलग अलग यूनिट्स पे, तो हमारा फिजिकल लेयर इसको एनकोड करता है इनटू अ सिग्नल और ट्रांसमिट करता है नेटवर्क पे, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आप अगर कॉपर मीडिया यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी में एनकोड होगा, और अगर आप फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहे हो तो इन दैट केस ये ऑप्टिकल सिग्नल्स में एनकोड होगा। व्हाट इफ यू आर यूजिंग समथिंग लाइक मे बी वायरलेस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाएंगी उसकी, राइट। तो इस तरीके से डेटा आपका एनकोड होगा यहाँ पे, और ये सारे लेयर्स हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। Abhi, there are different terms at different layers, okay. So let's consider this thing. Up to these three layers your data is called data। ये तीन लेयर तक का जब तक आपकी इंफॉर्मेशन है उसको डेटा ही बोलते हैं हम लोग। जब ये आगे जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर तक का पहुंचता है, तब हम इसको सेगमेंट या फिर डायलॉग बोल सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे हम इसको पैकेट बोलते हैं। डेटा लिंक लेयर के ऊपर हम इसको फ्रेम्स कहते हैं, एंड फिजिकल लेयर पे हम इसको बिट्स बोलते हैं, क्लियर। तो जैसे हमारी इंफॉर्मेशन अलग अलग लेयर पे ट्रैवल कर रही है, उसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी है उसको आइडेंटिफाई करने की। अगर कोई आपको बोल रहा है कि यार बिट्स ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली फिजिकल लेयर का इशू है, हो सकता है इंटरफियरेंस है या कोई दूसरी रीजन से आपका है ना डेटा लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर कोई बोलता है पैकेट ड्रॉप हो रहा है, तो हो सकता है कि टीटीएल वगैरह एक्सपायर हो गया ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ पैकेट, ज्यादा हॉप्स है और आपने टीटीएल कम सेट किया था, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग टर्मिनोलॉजी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से लेयर पे इशू है, ठीक है। और हम लोग हमेशा यही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ट्राई एंड व्हेनेवर वी आर ट्राइंग आवर प्रैक्टिकल्स। तो अगर कोई इश्यूज आते या कोई एक्सप्लेनेशन होगा तो हम लोग इस जिस लेयर के ऊपर है इस टर्म से उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये टर्म्स आपको रट्टा मारना है, कुछ नहीं करना है। ये पूरे जो लेक्चर्स है, कल का लेक्चर, आज का लेक्चर, इसके पूरे जो पॉइंट्स है आपने मेमोराइज करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। सो आई होप ये पूरी चीज ओएसआई मॉडल पूरा की पूरा आपको समझ में आया। If you understood the entire concept of OSI model, please mention yes on the chat. Acha, as Gaurav had asked me what are the actual working of header and trailer is the information about the data. समझ में? तो header is basically marking the starting point. It is informing us कि जो adjacent data है header के आगे से जो data होगा start, तो ये data exactly क्या है, और जहाँ पे complete हो गया ना अपना काम, हर header के बाद उस layer का trailer append होना चाहिए data के साथ। अच्छा, तो you should have your header and your trailer. तो header actually tells you, it gives you information about your data,
and wherever you are completed with the data, right, there is a trailer which tells you कि इसके अंदर ये जो वैल्यू है ना, ये डेटा है आपका, ठीक है, क्लियर। और ये जो इन्फॉर्मेशन है हेडर में मेंशन्ड, दैट इज द इन्फॉर्मेशन। अभी जैसे कि इन माय डायग्राम इफ आई एक्सप्लेन ना, इन दिस डायग्राम इफ आई एक्सप्लेन, जैसे कि ये नेटवर्क लेयर का हेडर और ट्रेलर था, ये लेयर 3 की बात थी यहाँ पे, लेयर 3, ठीक है। तो लेयर 3 का हेडर आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट, इफ आई जस्ट चेंज माय साइज स्लाइटली, तो देखो लेयर 3 का हेडर यहाँ पे, ओके, और ये लेयर 3 का ट्रेलर है। अभी लेयर 3 के मुताबिक ये पूरा अंदर का है ना जो डेटा है, ठीक है, उसे लेना देना नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर का भी हेडर और ट्रेलर है यहाँ पे, लेकिन उसकी खुद की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो अगर आप लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करना चाहते हो, जैसा आप क्लिक करोगे ना इसके ऊपर, इमेजिन करो कोई पैकेट कैप्चरिंग यूटिलिटी यूज कर रहे हो, तो आप इसके ऊपर इस हेडर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको हेडर दिख जाएगा और ट्रेलर कहाँ पे वो भी मार्क हो जाएगा, और उसके बीच में जो है डेटा है वो, क्लियर, ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर थिंग, सुनील हैड आस्क्ड अस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा लिंक लेयर। अभी देखो डेटा लिंक लेयर एक्चुअली इज द सेकंड लेयर इन आवर ओएसआई मॉडल, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर इनटू आवर ओएसआई मॉडल, एंड द importance of data link layer is that it uses MAC address, one more addressing system, ठीक है। Network layer uses IP addresses, data link layer has MAC addresses on it, and MAC addresses are equally important as IP addresses। जैसे आपके फोन नंबर की बात करेंगे, तो आपके फोन में सिम कार्ड को एक नंबर होता है, जैसा आपका मोबाइल नंबर, सिम नंबर अलग चीज होती है, लेकिन एनीवे यू हैव अ मोबाइल नंबर एज वेल एज योर मोबाइल आल्सो हैज अ फिजिकल नंबर, दैट इज IMEI नंबर। ये दोनों नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ होता है कि मैक एड्रेसेस आर इंपॉर्टेंट, दीज आर फिजिकल एड्रेसेस। आपके नेटवर्क अडेप्टर के ऊपर एक 48 बिट का एड्रेस होगा जिसका मैक एड्रेस कहते हैं, और ये एड्रेस है ना कभी आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको बदलना है एड्रेस को तो आपको नया मैक नेटवर्क अडेप्टर परचेस करके अपने कंप्यूटर पे ऐड करना होगा, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही समझो, मैक एड्रेस का भी एक इम्पोर्टेंस होता है। और इम्पोर्टेंस क्या है, ड्यूरिंग द राउटिंग ऑफ अ पैकेट when it goes from source computer to a destination computer, तो उसका है ना IP एड्रेस ड्यूरिंग द जर्नी चेंज नहीं होता, मैक एड्रेस को बदला जाता है बार बार, ठीक है। ड्यूरिंग द राउटिंग मैक एड्रेस बदलता रहता है। तो मैक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द हॉप्स हु आर फॉरवर्डिंग योर पैकेट। तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैक एड्रेस के बारे में बताऊं तो जो हॉप से बीच में जो राउटर फायरवॉल जो आपके पैकेट को आगे पुश कर रहे टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, ठीक है, तो उनके एड्रेसेस को हम मैक एड्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, उन हॉप्स को मैक एड्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारा सोर्स कंप्यूटर जो आपका लैपटॉप है और वो फेसबुक है, ठीक है, वो सोर्स और डेस्टिनेशन है, उनका एड्रेस IP एड्रेस से रिप्रेजेंट होगा। तो IP एड्रेस में जो दो पार्टी है जो कम्युनिकेट करना चाहती है एक दूसरे से, उनके एड्रेस IP एड्रेस से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और बीच में जो हेल्पर्स है जो आपके पैकेट को आगे फॉरवर्ड करने वाले, उनकी इंफॉर्मेशन को हम मैक एड्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो दो चीजें होती है, दो डिवाइस जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो डिवाइसेस जो उनको हेल्प कर रहे हैं। तो दो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस कम्युनिकेशन में, ओके। तो उनको एड्रेसेस, वो जो हेल्पर्स हैं उनके एड्रेसेस को मैक एड्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा लिंक लेयर के ऊपर हम आपके पैकेट्स में मैक एड्रेस अपेंड करते हैं कि ये अभी राउटर 1 पे पैकेट और डेस्टिनेशन इसका क्या है, राउटर 7, क्लियर। तो बेसिकली राउटर 1 से पैकेट अभी है राउटर 7 की तरफ थ्रो होगा, तो दैट विल बी योर मैक एड्रेस। और वहाँ पे एक CRC होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। At the data link layer we have CRC, cyclic redundancy check। तो मल्टीकास्ट नेटवर्क्स में या ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स में नॉर्मली होता है कि डेटा की डुप्लीकेसी होती है, डबल कॉपीज बनती है, और दो अलग अलग रास्तों से या तीन अलग अलग रास्तों से सेम पैकेट आपके कंप्यूटर पे आएगा। तो जब सेम इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे 3 टाइम आएंगी, 3 अलग अलग जगहों से, ठीक है, तो उसमें से जब एक टाइम आपने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लिया तो वाई टू एक्सेप्ट द इन्फॉर्मेशन अगेन वंस अगेन। तो बेसिकली सेकेंड या थर्ड पैकेट जो डुप्लीकेट पैकेट्स होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये CRC का काम होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का, ओके। और फिर इसके बाद जब डेटा अगले लेयर पे जाता है फिजिकल लेयर के ऊपर, तो फिजिकल लेयर इसको एनकोड कर देगा इनटू अ सिग्नल, ओके। सो सुनील ये समझ में आया पूरा? ओके, ठीक है, फाइन। सो नाउ व्हाट विल डू, विल टॉक अबाउट OSI मॉडल, ओके। अभी OSI मॉडल वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1984। तो इस चीज का क्रिएशन हुआ था 1984 में। So this was created in 1984,
बाय ISO। आप जब वो प्रेशर कुकर खरीदते हो या तो बल्ब खरीदते हो, वो ISO मार्क आता है ना उसके ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ होता है एस और ओ का ऑर्डर देखो यहाँ पे, लेकिन नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो लेट्स इमेजिन लाइक आप प्रेशर कुकर खरीदना चाहते हो, ओके, तो उसका आईएसओ मार्क देख के परचेस करते हो। तो बेसिकली आईएसओ क्या करता है, वो स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है कि जैसा फॉर एग्जांपल एक प्रेशर कुकर एक मेटल की बॉडी होनी चाहिए। इमेजिन करो यू बाय अ प्रेशर कुकर एंड इट इज नॉट ऑफ मेटल एंड इट इज ऑफ लेट्स से प्लास्टिक बॉडी, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज फॉर यू, है ना। तो वैसे ही आईएसओ मार्क में ना क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है कि इतने लीटर्स का कुकर होगा तो उसका गेज मटेरियल जो होगा, उसका जो स्ट्रेंथ होंगी, क्वालिटी होंगी, उसकी विथ जो होंगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ योर मटेरियल इज गोइंग टू बी डिफाइंड इन इट। तो उसने मिनिमम कितना प्रेशर उसने कंटेन करना है। तो बेसिकली आईएसओ मार्क के लिए मैन्युफैक्चरर अपना जो प्रोडक्ट है, जो अपना डिवाइस है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, आईएसओ के पास लेके जाते हैं, आईएसओ उसकी रिगरस टेस्टिंग करता है और फाइनली सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को कि द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो कोई भी अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के ऊपर आईएसओ का ये सील नहीं लगा सकता है, तो वो सील लगाने के लिए इनका सर्टिफिकेशन भी चाहिए। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैन्युफैक्चर्ड आर अकॉर्डिंग टू आईएसओ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ओके। हेलो, हाँ बोलो। क्या हम राउटर थ्रू मैक एड्रेस से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं? देखो राउटर अगर सोर्स बनता है आपका, इमेजिन करो राउटर से आपको है ना अपने डेटा का बैकअप रखना है, कहाँ पे, कहीं पे S3 बकेट में रखना है या तो कहीं पे FTP सर्वर है, वहाँ पे राउटर के कॉन्फ़िगरेशन का या राउटर के ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको बैकअप करके रखना है कहीं पे। तो बेसिकली राउटर जब खुद बैकअप करने वाला है, जब खुद कम्युनिकेट कर रहा है, वो किसी को हेल्प नहीं कर रहा है कम्युनिकेशन में, तो उसका जो एड्रेस है ना, IP एड्रेस यूज होगा। ठीक है, तो जो भी डिवाइस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, वो सोर्स है या तो डेस्टिनेशन है, तो उसका IP एड्रेस इंपॉर्टेंट बनता है। और जो डिवाइसेस जो हेल्पिंग करते हैं बीच में, ठीक है, उनके मैक एड्रेस और एक्चुअली डोंट बी वरिड, अगर आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है ना तो ठीक है, वेल वेल एंड गुड। नहीं, जैसे कि आपने हाँ बोला था पिछले लेक्चर में कि मैक जी हाँ, एड्रेस के लिए हमें एक स्विच लगता है। हाँ स्विच एक्चुअली क्या करता है, स्विच की एबिलिटी है वो सिर्फ मैक एड्रेस देख सकता है। ठीक है, तो अलग अलग डिवाइस से अलग अलग लेयर्स पे काम करते हैं, जैसा कि आपके जो केबल कनेक्टर्स है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड। So let's imagine we have these cables, connectors, hubs, repeaters. These all things work at layer 1. Clear? You have switches, bridges. These work at layer 2. ठीक है? At the network layer, you have your router. ठीक है? At this transport layer, you have a firewall और VPN concentrator. बहुत सारे अलग अलग devices भी होंगे यहाँ पे. ठीक है? And your applications work at these layer. ठीक है, नॉर्मली दीज आर द फंक्शनलिटी ऑफ योर एप्लीकेशंस। तो अकॉर्डिंगली हमने अलग अलग लेयर्स में अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस को ब्रेक डाउन किया। तो स्विच क्या कर सकता है, एक पैकेट जब रिसीव करेंगे ना स्विच, तो स्विच इसी लेयर के डेटा को देख सकता है। देखो स्विच क्या देख सकता है, अकॉर्डिंग टू स्विच, अकॉर्डिंग टू स्विच यही लेयर दिखता है स्विच को, और ये ट्रेलर दिखता है स्विच को। समझ में? तो स्विच सिर्फ मैक एड्रेसेस को देख सकता है और ये बाकी चीजें स्विच के लिए डेटा है। स्विच कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपी, राइट? ठीक है, अभी तो स्विच ने मैक एड्रेसेस को देखा, डिसाइड किया डेटा को, ये सारी चीज को, ये जो इसके आगे जो है ना, तो लेट्स इमेजिन ऑल दीज थिंग्स ओवर हियर। तो स्विच के लिए ये पेलोड है, स्विच ने इस चीज को आगे फॉरवर्ड करना है। तो ये पिंक कलर में जो बॉक्स बना हुआ है ना, बड़ा बॉक्स, ये पेलोड है। स्विच सिर्फ मैक एड्रेस को देखेगा और मैक एड्रेस को देख के डिसाइड करेगा ये पिंक वाले बॉक्स को कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, क्लियर? सो आई होप ये पूरी चीज क्लियर हुई आप सबको।
देखो ये OSI मॉडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीजें। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? Sir, I have one question. Yeah, ask me. Actually, I was trying to learn this OSI model since last 1.5 months. Yeah. Where I was checking at a lot of websites that where people are telling us that OSI model is a lie, and this is not actually the way which the OSI layer is working. Network is not working like this. So Network works true in TCP like model. this? No, I'm not talking about TCP/IP model. I'm only asking about OSI model because a lot of websites plus in the Google where I have searched it for, but actually I was not searched for that. I was searched for difference between TCP/IP protocol and UDP protocol, right? No, TCP protocol and sorry OSI model and TCP/IP model. Acha, you are comparing TCP/IP and OSI so model. what happens is where I was get into the stuck that OSI model was nobody is using. Even if manufacturers are also not using this model, this is the older model. Even if the way which OSI model working from physical layer to till application layer, this was just imagination, but there is no such a things like this. Achha, so this was just the this was not my opinion. This was the right. I saw in the internet. अच्छा, so is it true or not? देखो प्रशांत, मैं इसको क्लियरिफाई करता हूँ, ठीक है? अभी देखो, सब में पहला जो मॉडल बना ना, पहली बात, TCP/IP इज नॉट अ ओल्डर मॉडल, इट इज इनफैक्ट द न्यूअर मॉडल। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे डेट अगर आप देखोगे ना 1984 पे, लेट्स सी द डेट्स ऑन इंटरनेट। ओके, सो if I go into my Google and OSI, creation date, so here you will be able to find it 1984, ठीक है? तो OSI model was created in 1984। अभी हम लोग TCP/IP की बात करते हैं, TCP/IP, ओके, 1970s, ठीक है? TCP/IP was developed in the 1970s। स्पेसिफिक डेट अगर देखना है, TCP was created in 1971 and IP was actually इसका इनिशिएशन हुआ था 1974 में IP का, लेकिन IP was released in 1982, ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर पब्लिक यूज, ठीक है? तो टेक्निकली TCP/IP मॉडल बिलोंग टू 1970s, समवेयर इन 1970s, ओके? तो TCP/IP मॉडल इज एन ओल्डर मॉडल, ठीक है? अभी TCP/IP मॉडल इज द मॉडल ऑफ इंटरनेट, कल भी मैंने बताया था ये, है ना? तो पूरा इंटरनेट मतलब कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क। अगर आप घर पे भी अगर आप एक नेटवर्क बना रहे हो, 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो, इंटरनेट है या नहीं है, ओके, इट डजंट मैटर्स, वो नेटवर्क में भी आप TCP/IP यूज कर रहे हो, ठीक है? राइट। तो बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस इज द मॉडल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन आवर नेटवर्क्स। ये पहला पॉइंट समझ में? यस सर, अंडरस्टूड। ओके, अभी OSI is a reference model, clear? OSI is a reference model, okay? In this reference model, you can use this model. First of all, the most common use of it is to explain how network functions, and it is true, network never functions the way OSI model tells us, okay? But we need to have something in front of us using which we can understand networking, right? Okay. तो अभी के लिए ऐसे समझ के चलो, this is the way the networking is going to work. These are addresses, it is mandatory to use addresses, right? There are 7 layers, ठीक है? But truly यार डेटा है वो, उसको 7 लेयर 8 लेयर, मतलब वो बॉक्सेस वगैरह कैसे बनाओगे वहाँ पे, हेडर, ट्रेलर्स, राइट? तो वहाँ पे डेटा रखते हैं हम लोग, और एग्जैक्टली ऐसे तरीके से काम करता ही नहीं। इनफैक्ट द ट्रुथ है, अगर TCP/IP मॉडल को भी हम लोग एक पेपर पे या यहाँ पे मैं आपको आपके सामने एक बोर्ड के ऊपर इसको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ ना, तो द वे TCP/IP मॉडल वर्क्स एंड द वे द डेटा फ्लोज इन अ रियल नेटवर्क आर कंप्लीटली डिफरेंट, समझ में? ओके, सो थिंग्स आर डिफरेंट ऑन पेपर्स एंड द थिंग्स आर डिफरेंट इन द रियल एग्जीक्यूशन। तो ये फर्क आने वाला है आपको दोनों में, ठीक है? और एक बात याद रखना आप कि OSI मॉडल को हम यूज ही नहीं करते, ठीक है? ओके। इसको यूज कौन करता है? इसको यूज मैन्युफैक्चरर करता है, ठीक है? इफ ही इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर समथिंग, एट द एंड ऑफ द डे वो TCP/IP मॉडल को ही यूज करने वाला मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन सिंस TCP/IP में लेयर कम होते हैं, OSI मॉडल में लेयर ज्यादा है, ठीक है? तो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप बहुत ग्रैन्युलरली ब्रेक डाउन करते हो। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरर्स OSI मॉडल को भी ब्रेक डाउन करते हैं, 7 लेयर्स नहीं चाहिए उनको,
उनको मे बी 150 लेयर चाहिए। जितने ज्यादा लेयर होंगे, हर लेयर के ऊपर उनकी उतनी ज्यादा क्रॉस टेस्टिंग होगी, ठीक है ना? क्लियर? तो अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के वक्त है ना, उन लोग जस्ट 7 लेयर्स नहीं यूज कर रहे, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें इन्वॉल्व है मोर स्टेप्स, ठीक है? मे बी उन लोग 60 स्टेप्स या 25 स्टेप्स यूज करने वाले हैं, ये हर मैन्युफैक्चरर करता है, ठीक है? और ये सिर्फ रेफरेंस के लिए ऐसी चीज करनी है आपको, ठीक है? अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई चीज, इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए आपको, तो ये फॉर्मेट है, आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो और हर मैन्युफैक्चरर करता है, ठीक है? सर, yes, why TCP model was the why it is called that TCP model was the practical implementation of OSI model? Yeah, because see, actually the thing is this, TCP/IP model, ठीक है, is actually used in the real world. Clear? OSI is not used. OSI is just a reference model, ठीक है? And in reality, what we are actually using TCP/IP है. तो बेसिकली OSI को सिर्फ हम एक्सप्लेनेशन के लिए, राइट, समझने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? TCP/IP यूज कर रहे हैं, हम OSI को यूज ही नहीं कर रहे। अगर फॉर एग्जांपल, अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हो आपके मॉनिटर के ऊपर, ठीक है, जो यहाँ से मेरे एंड से स्ट्रीम हो रहा है, आपके एंड के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो ना कि ये वीडियो आप तक कैसे पहुंच रहा है, तो एक्सप्लेनेशन में आप 101% OSI मॉडल को लाओगे, ये सारे लेयर्स को आप लेकर आओगे, राइट? लेकिन ऑन द नेटवर्क जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकलिटी है, वो TCP/IP चल रहा है, ठीक है? TCP/IP को एक्सप्लेन करना कि नेटवर्क कैसे फंक्शन करता है, जरा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे को खुद को OSI मॉडल को पहले एक्सप्लेन करना ज्यादा अच्छा लगता है, बाद में TCP/IP को, ठीक है? Because what happens is the data traveling through physical layer to till application layer. Right. This was just, we can imagine that data can be traveler by using header trailer data in the form of packets, segments. Right. Perfect. But we cannot check into physically that where how data is actually going into that way or not. Right. This is, I think, the manufacturer making in the circuit, the program where which is they store that program in the chipset. Okay. अच्छा, एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा. Okay. Yes, see, there is one software. It is called Wireshark. Wireshark. Yes. किसी ने यूज किया? प्रशांत यूज किया, देखा इसको? नहीं सर, मैंने एक्चुअली इंस्टॉल किया कल परसों. अच्छा. सिस्को का अपना, सॉरी, ये GNS3 इंस्टॉलेशन के टाइम पे. अरे वाह, GNS तक पहुंच गया. अच्छा, ठीक है. वायरशार्क बेसिकली एक है ना पैकेट स्निफिंग टूल है, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, आपके वायर्स के ऊपर जो डेटा ट्रैवल कर रहा है, राइट, ठीक है, उसको कैप्चर कर सकते हो और इसके अंदर उसकी एनालिसिस कर सकते हो. इससे हम पासवर्ड ऑब्टेन कर सकते हैं यूजर्स के, मतलब हैकर वगैरह के लिए बहुत, मतलब दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दे हैव, राइट? ओके. तो बेसिकली ये पैकेट स्निफिंग टूल है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है. और सर, I just have only one last. Just one second, there is something going on in my area. Just one second. Hello. Hello. मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, मेरे यहाँ जरा शॉर्ट सर्किट हो रहा है. मैं एंडिंग द मीटिंग. ओके सर. थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं हम लोग. ओके सर. ओके.